हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर लेकर के आया हूं आपके लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। ये जो आपके वीडियो बनाए जा रहे हैं ये इकोनॉमिक्स के लिए है, जिसमें कॉमर्स और आर्ट्स दोनों बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। ये हिंदी मीडियम में आपको बनाया जा रहा है यहाँ पर क्लास आपके लिए। तो बच्चे यहाँ पर हमने पहला जो चैप्टर लिया है फर्स्ट यूनिट, जो कि परिचय का है। परिचय 4 नंबर से पूछे जाएंगे आपको, और इसमें एक ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए निकाला हूँ, जिसको मैं आपको समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपके लिए उपयोगी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो देखिए, आर्थिक समस्या का मतलब होता है पैसे की समस्या। ठीक है, पैसे की समस्या को अर्थशास्त्र में हमेशा कहा गया है साधन। साधन, सा को हटा दीजिए तो बचा क्या, धन। तो ये लिखता है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का संबंध आवंटन की समस्या से है। मतलब आवंटन का मतलब होता है बांटना, पैसे को किन किन क्षेत्रों में बांटा जाए, क्योंकि पैसा हमारे पास होता है सीमित। उसी बात को आगे लिख रहा है, साधन सीमित है एवं आवश्यकताएं असीमित है। ठीक है, मतलब मनुष्य के पास जो है पैसा कम है और उसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोगों में चुनाव की समस्या जन्म लेती है। दुर्लभ संसाधन का मतलब है कि हमारे पास साधन कम है और उसको अब हमको कहाँ कहाँ पर खर्चा करना है, इसका चुनाव करने की समस्या हमारे पास होती है, जिसमें साधनों के वैकल्पिक उपयोग से संसाधनों का कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसका मतलब है कि जो पैसा हमारे पास है उसको यूज करना है, तो यूज करने का तरीका भी होना चाहिए, कुशलतम ढंग से हम उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले सकें। कहने का मतलब इसका यही है कि मनुष्य के पास साधन मतलब पैसा कम होता है बच्चे, और उसको खर्चा करना चतुराई का काम है कि किन आवश्यकताओं में पहले हम पैसे को खर्चा करें। अब यहाँ पर आर्थिक समस्याएं कहा गया है आपको, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार मानव की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित होती है। मतलब मनुष्य की इच्छाएं जो है और उसकी आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा है। एक आवश्यकता को आप पूरा करो तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए यह भी संभव नहीं होता है। तो मनुष्य के दुखी होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उसकी आवश्यकताएं, हर आवश्यकता की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास धन कम है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन अर्थात धन सीमित होते हैं, बार बार यही शब्द आएगा। इसलिए साधनों के वैकल्पिक उपयोग किए जाते हैं। मतलब हमारा जो पैसा है उसका हम लोग अलग अलग एरिया में थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज करते हैं, ताकि इनका कुशलतम उपयोग किया जा सके। अतएव दुर्लभ साधनों का कुशलतम एवं सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक आवश्यक है, क्योंकि संसाधनों की दुर्लभता आर्थिक समस्या को जन्म देती है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात बोला है कि संसाधनों की दुर्लभता आर्थिक समस्या को जन्म देती है। मतलब पैसे की जो कमी है ना, वही हमारे आर्थिक समस्या को जन्म देती है। तो कुल मिलाकर के इसमें आप सार ये समझिए कि जो पैसे की कमी है वो हमारे आर्थिक समस्या है, और वो समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि पैसा हमारे पास कम होता है और आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों होता है। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन का मतलब आप समझ गए प्रोडक्शन करना, और संभावना का मतलब कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास फिर यही हम बात करेंगे कि संसाधन आपके सीमित हैं, उत्पादन आपको ज्यादा करना है। तो जब किसी एक वस्तु का आप उत्पादन करते हैं तो दूसरे वस्तु का उत्पादन आपको बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास साधन क्या है, सीमित हैं। तो लिखता है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा में संसाधनों का कुशलतम उपयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन मात्रा को कम करता है। जैसे आप टेलीविजन का उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे
तो आपको कार का उत्पादन कम करना होगा अगर वो एक ही उत्पादक है तो, क्योंकि आप एक ही क्षेत्र में अपने संसाधनों को लगा सकते हैं तो दूसरी क्षेत्र में संसाधन लगाने में संसाधन की कमी हो जाएगा और आपके उत्पादन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का कुशलतम एवं पूर्ण उपयोग किया जा रहा हो तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक वृद्धि करना संभव नहीं होता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर दोनों वस्तुओं को एक साथ आप उत्पादन करेंगे तो दोनों को आप बढ़ा नहीं सकते, किसी एक क्षेत्र में ही आप उत्पादन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को घटाकर ही दूसरे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव बाएं से दाहिने की ओर होता है। यह आप याद रखिएगा, संभावना वक्र का झुकाव किधर से रहेगा, बाएं से दाहिने ओर ढाल होता है। याद हो गया, बाएं से दाहिने ओर ढाल होता है। यह इस चित्र से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये आप चित्र बना देंगे, यहां से ले लेंगे O से Y और O से X, इधर लिख लेंगे वस्तु B और नीचे लिख लेंगे वस्तु A। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप वस्तु B को आप बना रहे थे तो कम मात्रा में, तो ये वस्तु P जो है ये ज्यादा बन रहा था, लेकिन जब अब इसको आप बढ़ा दिए उत्पादन को तो इसका उत्पादन क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो इसका कहने का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु का यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे ना तो उसमें दूसरे वस्तु के उत्पादन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इसका जो वक्र है वो इस प्रकार से आप नीचे की ओर जा रहा है, ढलान की ओर। ठीक, तो ये चित्र के द्वारा आप यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। इसको लिख देंगे P0 P और इसको लिख देंगे P P1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए सॉलिड है पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसको हम यहाँ पे ऐसे खोल लेते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आपको हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता दें कि पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब आपने पढ़ा होगा कि किसी एक व्यक्ति, एक इकाई, एक फर्म के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि है। और जब संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसका जो अध्ययन है वो सीमित क्षेत्र में होता है और इसका जो अध्ययन है वो विस्तृत क्षेत्र में होता है। तो चलिए, आपको प्रश्न किया गया है कि दोनों पारस्परिक निर्भरता कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आंसर देंगे कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक तथा सहयोगी हैं। मतलब इन लोग एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं भाई, इन लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो समष्टि पूरा नहीं हो सकता, और केवल आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करके रखेंगे तो भी यह अधूरा रह जाएगा। कैसे? पहला दिया है आपको कुल विक्रय का निर्धारण। कुल विक्रय का निर्धारण जो भी कोई भी व्यक्ति या फर्म या उद्योग बाजार में कितना माल बेचा जा सकेगा या फर्म की कीमतें क्या रखा जाए, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं ना, उनके कुल क्रय की शक्ति पर डिपेंड करता है कि एक फर्म जो है या एक उद्योग जो है बाजार में कितना माल बेचेगा और क्या रेट पर बेचेगा। ठीक है, तो जहां पर ये कुल शब्द आ गया ना, कुल क्रय शक्ति, तो कुल शब्द आ गया तो वो क्या हो गया आपका समष्टि। तो समष्टि के ऊपर डिपेंड है कौन? व्यष्टि। किस दशा में?
कुल विक्रय का निर्धारण करने में। दूसरा आप बताएंगे मजदूरी का निर्धारण। अब यहाँ पर आप मजदूरी का प्रतिफल कैसे देंगे, तो मजदूरी का निर्धारण होता है कुल मांग से प्रभावित होता है। क्या याद रखेंगे, कुल मांग से प्रभावित होगा। कैसे, व्यक्तिगत फर्म या उद्योग अपने उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल प्रदान करता है, उत्पादन के साधन मतलब श्रमिकों को जो मजदूरी देना है, प्रतिफल देना है, मजदूरी देना है, उसका निर्धारण कैसे होगा, साधनों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, तो जो साधन आपने यूज किया है उसके अर्थव्यवस्था की कुल मांग से प्रभावित होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की कुल मांग के द्वारा ही आप मजदूरी का निर्धारण कर पाते हैं। तो यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्यादा से डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर। तीसरा आपको बताना है कुल उत्पादन का निर्धारण। कुल उत्पादन का निर्धारण का मतलब है कि एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा भी समाज की मांग, आय, रोजगार आदि पर निर्भर करता है। ठीक, तो कोई भी यहाँ पर जो फर्म है वो उत्पादन करेगा ना, तो उत्पादन अपने मर्जी से नहीं कर सकता प्यारे। ठीक है, अपने मर्जी से नहीं करेगा, बल्कि एक व्यक्ति उसका समाज की मांग को देखेगा, लोगों की आय को देखेगा, लोगों के रोजगार है, तो भाई रोजगार रहेगा तभी उनके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर समाज जहां पर आ गया तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो कुल उत्पादन का निर्धारण भी होता है तो वो समाज की मांग के ऊपर, आय के ऊपर, रोजगार आदि पर निर्भर करता है। चौथा आप याद रखेंगे वस्तु के मूल्य का निर्धारण। वस्तु के मूल्य का निर्धारण का मतलब है कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की मांग व पूर्ति पर निर्भर न होकर के अन्य वस्तुओं की कीमतों अथवा मूल्य स्तर पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु का मूल्य अगर आप निर्धारित करते हैं तो उस वस्तु के मांग और उसकी पूर्ति पर डिपेंड नहीं रहेगा बोलता है, बल्कि उसी प्रकार के अन्य जो वस्तु हैं उसकी कीमत क्या है, उसका मूल्य का स्तर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके द्वारा उत्पादित माल का। ठीक है, जैसे कि एक कार बनाया गया तो ये कार कंपनी वाला उस कार का मूल्य कैसे रखेगा, तो दूसरी कंपनी में उस कार का क्या रेट है उसको भी वो ध्यान में रखेगा कि हम कहीं ज्यादा तो नहीं रख दिए, नहीं तो कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण आपको जब भी करना होगा तो उसी प्रकार के अन्य वस्तु की कीमत के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम लिए हैं वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। मतलब वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक, तो इसका जो हम आंसर ले रहे हैं यहां से हम सरल ढंग से समझ सकते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर देखिए। पहला अंतर का आधार ले लेंगे। वास्तविक अर्थशास्त्र जो होता है ना वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना मतलब है कि वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है इस पर यह डिपेंड करता है। और आदर्श अर्थशास्त्र व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। व्यक्तिगत सुझाव का मतलब है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पर डिपेंड करता है इसका। तो ये सुझाव वाला जो अर्थशास्त्र है ना वो आदर्शात्मक कहलाता है, आदर्श को ध्यान रखता है और ये रियल घटना पर आधारित होता है सॉरी। दूसरा है जांच पड़ताल। जांच पड़ताल का मतलब है कि वास्तविक अर्थशास्त्र विभिन्न धारणाओं की जांच हो सकती है। मतलब विभिन्न प्रकार की जो अर्थशास्त्र की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के आधार पर वास्तविक अर्थशास्त्र का जन्म होता है। लेकिन आदर्श अर्थशास्त्र के विवरण आदर्श होते हैं तथा इनकी जांच नहीं हो सकती है क्योंकि ये काल्पनिक होता है। ठीक है ना, ये सुझाव होता है, इसलिए इसका आप जांच नहीं कर सकती। ये केवल मस्तिष्क में चलने वाला अर्थशास्त्र है। उद्देश्य, वास्तविक अर्थशास्त्र में एक वास्तविक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जाता है।
तो यहाँ पर आपका रियल इकोनॉमी जो है, वास्तविक अर्थशास्त्र है, इसमें ओरिजिनल काम को ध्यान में रखना है, वास्तविक घटनाओं को ध्यान में रखना है, वास्तविक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जाता है। मतलब ओरिजिनल में जो अर्थशास्त्र का, जैसे मूल्यों का घटना, मूल्यों का बढ़ना, मांग का बढ़ना, पूर्ति का घटना, जो वास्तव में हो रहा है उसका अध्ययन करने का इसका उद्देश्य होता है। और आदर्श अर्थशास्त्र में आदर्श मानदंड स्थापित करता है। आदर्श मानदंड का मतलब एक अनुमान लगाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई वास्तविक घटना पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक, और कुछ अंतर यहां पर आपके लिए हम लेते हैं। चौथा है मूल्य विश्लेषण। मूल्य विश्लेषण का मतलब हो गया कि वास्तविक अर्थशास्त्र में कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता है। आदर्श अर्थशास्त्र में मूल्य का विश्लेषण होता है। तो यहाँ पर मूल्य का विश्लेषण इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लागत वास्तव में उत्पादन करने में लगा है उसके आधार पर ही वस्तु की कीमत तय की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बार्गिंग होते रहता है कि ये होना चाहिए मूल्य, वो होना चाहिए मूल्य, कोई निश्चित यहाँ पर निर्धारण नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र के उदाहरण आपको यहाँ दो दिए जा रहे हैं। पहला आप याद रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये रही है पर जोर दे रहा है, जबकि यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब ये सुझाव दे रहा है कि भाई जो महंगाई आपका निरंतर बढ़ रही है उसको रोकने में आपको कदम उठाना चाहिए, सुझाव दे रहा है। वैसे ही भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो ये कह रहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दो अर्थशास्त्र का अंतर पूछता है पेपर में, तो वास्तविक अर्थशास्त्र जो होता है वो रियल होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं आपके लिए, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। चलिए, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। ठीक, तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या क्या होना चाहिए, तो आप 5 मान्यताएं याद रख लेंगे पेपर में। उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार है। पहला, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है। मतलब हमारे जो अभी अर्थव्यवस्था है ना उसमें जितने भी संसाधन की मात्रा है ना वो निश्चित होता है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। संसाधनों को अचानक आप बढ़ा नहीं सकते। संसाधन में आपके आ जाते हैं सामग्री आ जाता है, श्रम आ जाते हैं, पूंजी आ जाता है, भूमि आ जाते हैं, ठीक है, संगठन आ जाते हैं, लाभ आ जाते हैं। तो इनकी जो मात्राएं हैं वो क्या बताएंगे आप, निश्चित होती हैं, अनिश्चित नहीं होती हैं। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, उसका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए और उसका कुशलतम ढंग से प्रयोग होना चाहिए, तभी आपका उत्पादन संभावना वक्र जो है वो सही रिजल्ट दे सकता है। उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। तो जो भी आप उत्पादन करना चाहते हैं उसके तकनीक मतलब तरीका जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। पहले से ही उत्पादक तय करता है कि कोई भी वस्तु को हम किस ढंग से, किस टेक्नोलॉजी से, किस तरीके से, किस पद्धति से उसका उत्पादन करेंगे। चौथा आप याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम मानता है। जैसे मैंने बोला कि 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का आपको उत्पादन करना है और एक वस्तु को आपको क्या करना है, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित होते हैं। तो यहाँ पे 2 वस्तुओं पर जोर देना है आपको कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा नियम मानता है ये। 5वां, उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती है। तो जो भी आप संसाधन यूज कर रहे हैं उस सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होता है। किसी में उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है वस्तु की, तो किसी में कम आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए
इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 5 सीमाएं लिखिए। दिख रहा है आपको? व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 5 सीमाएं लिखिए। सीमाएं का मतलब हो गया इसके लिमिट्स आपको बताना है, या फिर इसके दोष कह सकते हैं इसी को। व्यष्टि अर्थशास्त्र के 5 दोष लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके दोष हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब आपको बताया गया कि केवल एक व्यक्तिगत इकाई का ही अध्ययन होता है इसमें, तो इसमें भी कुछ कमियां आपको पूछ रहा है। तो उत्तर हम दे रहे हैं यहाँ पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्न है। पहला आप याद रखेंगे पॉइंट, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। यस, इसमें क्या होता है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। ये सबसे इसकी मेन कमजोरी है, दोष है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, मतलब ये जो पॉइंट आपने याद किया उसी को आगे बढ़ा देना है। इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर आगे आपको लिख देना है कि अगर हम पूरे राष्ट्र का या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का अगर अध्ययन करें तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र उसके अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं दे पाता है। तो इसका पहला दोष आप याद रखिए, चलिए, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। सेकंड आप याद रखेंगे अवास्तविक मान्यताएं। अवास्तविक मान्यताएं का मतलब है कि ये रियल नहीं है, केवल काल्पनिक है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अवास्तविक मान्यताओं जैसे कि पूर्ण रोजगार का मतलब है कि सभी लोग रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक हो, है ना, वस्तु की कीमत एक जैसा हो, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाता है। वह दीर्घ काल पर आधारित है, इसलिए काल्पनिक भी कहा जाता है। तो ये आपका फ्लॉप हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। तीसरा हो गया कि व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुप्रयुक्त है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से जो भी आप रिजल्ट निकालते हैं, जो भी निष्कर्ष निकालते हैं ना, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यूजफुल नहीं है। ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए इसको यूजफुल नहीं मान सकते। तो लिखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है। मतलब आप एक व्यक्ति के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया, उसका आप निर्णय ले रहे हैं, तो अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के अर्थव्यवस्था का आप अध्ययन कर लिए और पूरे बोले कि पूरे मोहल्ले के लोगों का अर्थव्यवस्था वैसे ही है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी एक के घर में आपने गया तो वहां पर पता चला कि वहां का आय 5,000 रुपया है, फिर दूसरे के घर गए तो वहां का आय 6,000 रुपया है। अब आपने एवरेज मान लिया कि पूरे मोहल्ले का या पूरे नगर का आय जो है 5,500 रुपया है, जबकि कई लोगों का आय अधिक होता है, कई लोगों का आय कम होते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी दोष हो गया कि समूहों पर ये लागू नहीं होता है। चौथा है संकुचित अध्ययन। संकुचित का मतलब होता है छोटे रूप में अध्ययन होना। ठीक है, कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं बच्चों जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता। आर्थिक समस्या में आप बता सकते हैं जैसे मुद्रा की नीति बनाना, मौद्रिक नीति मतलब पैसे का जो नियम है, राष्ट्र का जो आय है, राष्ट्रीय आय, रोजगार है, राजकीय नीतियां हैं, मतलब पूरे राज्य की, पूरे देश की जो नीति निर्धारित किया जाता है, या विदेशी विनिमय है। यहाँ पे आप जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम को फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र लाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि इसका जो अध्ययन है वो छोटे रूप में हो रहा है। तो ये मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकीय नीति, ये सब क्या है, ये बड़े रूप में अध्ययन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये संकुचित अध्ययन इसका दोष आ गया। पांचवा आप याद रखेंगे अव्यवहारिक। अब ये अव्यवहारिक कैसे हो गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तो मैंने पहले ही बताया कि पूर्ण रोजगार जो है काल्पनिक है ये। ठीक है,
लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अव्यावहारिक है, मतलब पूर्ण रोजगार ही पहले से फ्लॉप है, जो काल्पनिक है, मात्र अव्यावहारिक है, तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी क्या हो जाएगा, अव्यावहारिक ही कहे जाएंगे। तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट याद रखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष में। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, याद हो गया। दूसरा है अवास्तविक मान्यताएं। तीसरा, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। चौथा, संकुचित अध्ययन। और पांचवा है अव्यावहारिक। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, वो है बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है आपको, है ना, तो बहुत बार पूछा है, तो इसलिए आपको ये समझना भी जरूरी है। ठीक, अंतर का आधार वाला भी समझ सकते हैं, या फिर हम इसको दूसरे बुक से भी ले सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। जैसे कि यहाँ पर है बाजार अर्थव्यवस्था, और इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित। तो बाजार अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर पहले समझ लें। पहला है, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन की व्यवस्था करना। तो जहां पर अर्थव्यवस्था का कमांड किस में है, बाजार पर डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है बाजार अर्थव्यवस्था। तो उत्पत्ति के साधनों पर, मतलब जो भी उत्पादन के साधन है उन पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब कुछ व्यक्तियों का ही अधिकार होता है, तथा इन साधनों का प्रयोग, मतलब जितने भी साधन हैं आपके, उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था का काम है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक, तो यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था में आप अंतर देख रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर हम उस क्वेश्चन में जाएंगे। सेकेंड है, इसमें पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। किसमें, बाजार अर्थव्यवस्था में, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है इसलिए इसमें स्वतंत्रता पाई जाती है, बताइएगा। और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, लेकिन स्वतंत्रता का सीमित आकार होता है, क्योंकि सरकार का इसमें मापदंड होता है, सरकार के नियम होते हैं, इसलिए जो भी स्वतंत्रता दिया जाता है ना, प्राइवेट कंपनीज को, तो वो क्या होता है, सीमित आकार में होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों का अर्थव्यवस्था लगा है, दोनों का धन लगा हुआ है, और इसमें केवल निजी लगा हुआ है। इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो भी कंपटीशन हो रहा है वो फ्री है, मतलब किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। इसमें स्वतंत्र लेकिन नियंत्रित प्रतियोगिता पाई जाती है, सरकार का इसमें नियंत्रण होता है। इसमें लाभ का उद्देश्य सर्वोपरि होता है यहाँ पर लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें लाभ का उद्देश्य सामाजिक हित के साथ एकीकरण होता है। लाभ तो कमाना है, लेकिन सबसे पहले इसमें सामाजिक हित को ध्यान में रखना है। पहले सेवा फिर मेवा का यहाँ पर सिद्धांत लागू किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति प्रयोग करने एवं हस्तांतरण का अधिकार होता है। ठीक है, हर व्यक्ति को जो अपना निजी संपत्ति लगाया है उसका वो यूज कर सकता है और उसको किसी और को भी दे सकता है। हस्तांतरण का मतलब है बेचना, बेच सकता है, प्रयोग के लिए दे सकता है। लेकिन इसमें निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है। सीमित अधिकार होता है क्योंकि सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप होता है। इसमें आर्थिक असमानता होने के कारण वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, आर्थिक असमानता, बाजार में क्या होता है कि अलग अलग पूंजीपतियों का पैसा लगा रहता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, तो उनके बीच में संघर्ष पाया जाता है, कंपटीशन पाया जाता है। और इसमें नियंत्रित आर्थिक असमानताएं पाई जाती है, मतलब इसमें उतना ज्यादा वर्ग संघर्ष नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बताया गया। अब अगला जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो अंतर ही है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। अब देखो यहाँ पर शब्द बदल गया, केंद्रीयकृत पहले था कौन सा, मिश्रित। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो इसका अंतर देखिए, इसमें पहला आधार दिया है, अंतर का आधार बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। पहला है अंतर क्रिया की पूर्णता एवं अभाव। अंतर क्रिया की पूर्णता एवं अभाव, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का जो शक्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक, स्वतंत्र अंतर क्रिया का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया का अभाव दिखाई देता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि ये स्वतंत्र अंतर क्रिया है, क्योंकि बाजार में पूंजीपतियों का चलता है, ठीक है, बाजार की अर्थव्यवस्था चल रहा है, तो मांग और पूर्ति के लिए इन लोग स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इसमें आपका शक्ति जो है मांग और पूर्ति का, वो स्वतंत्र अंतर क्रिया का अभाव दिखाई देता है, बताना इसमें स्वतंत्र अंतर क्रिया नहीं है, ठीक है। सेकंड है अर्थव्यवस्था जहां यह लागू है। तो अर्थव्यवस्था कहाँ लागू है, बाजार अर्थव्यवस्था विश्व के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जापान में और फ्रांस देशों में अपनाई गई है, ठीक। कहाँ कहाँ अपनाई गई है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, अमेरिका बस कह सकते हैं, जापान, फ्रांस, इन देशों में पाई जाती है बाजार अर्थव्यवस्था को, ठीक। लेकिन ये जो केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था चीन जैसे देश द्वारा अपनाई गई है, ठीक है। चीन जैसे देशों में केंद्रीकृत है, मतलब वहां पर उनका जो मार्केट है उनके बीच में ही केंद्रित होता है, पूरा कंट्रोल होता है। अब आता है तीसरा, उत्पादन का उद्देश्य। कोई भी वस्तु का अगर उत्पादन किया जा रहा है तो बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक, लाभ कमाना इनका ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य है। और इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, क्योंकि ये समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, ठीक, सरकारी ढंग से काम किया जाता है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। वही मिश्रित बाजार जैसे ही आप समझ के चलिए, ठीक है। और यहाँ पे भी लाभ इनका कमाना मेन उद्देश्य होता है। उत्पादन साधनों पर स्वामित्व, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगा होता है, ठीक, और इसमें क्या होता है, निजी पैसा लगा रहता है। तो भाई निजी पैसा लगा है तो निजी स्वामित्व रहेगा संसाधनों पर। सरकारी हस्तक्षेप, इस अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादकों एवं परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मतलब जो भी उत्पादक लगे हैं और जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, इनको परिवार कहा गया है, इनके बीच में जो भी लेन देन होगा, जो भी निर्णय होगा, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होंगे, ठीक। इसमें उत्पादकों एवं परिवारों के निर्णय में सरकार का हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है, क्योंकि सरकार का इसमें शेयर लगा रहता है। उपभोक्ता की संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, संप्रभुता का मतलब यहाँ पर हो गया स्वामित्व, उपभोक्ता की संप्रभुता। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की पूर्ण संप्रभुता होती है और इसमें उपभोक्ता की संप्रभुता बाधित होती है। यहाँ पर संप्रभुता बताया गया कि उपभोक्ता का जो प्रभाव है, प्रभाव वो बाजार अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता की जो प्रभाव है, संप्रभुता है, वो कम होता है, क्योंकि इसमें सरकार के नियम फॉलो किए जाते हैं, सरकारी योजनाओं के अनुसार काम होता है। तो इस प्रकार से बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो कि आपको 4 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है। अगला वीडियो में और आपको यहाँ पर
नेक्स्ट यूनिट के लिए डालूंगा, जिसको आप पढ़ करके अपना याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और डालते रहेंगे, उसका आप लाभ लेते रहिएगा। थैंक यू।